हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी मैथ्स टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उस सब के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और सबको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। ठीक है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी और जब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे मेन क्या है, आपको बेसिक्स समझना। तो बेसिक्स आपको कहाँ मिलेगा, आज वाली वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोज़ की जो है टाइमली मिल सके। ठीक है, तो चल हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स और आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। जी बच्चों, चलो हम पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स जो आपके पास लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में यूज़ होंगी। तो सबसे पहले क्या आता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं, देखो अगर आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के अंदर, उस लाइन के पार्ट के अंदर आपके पास दो एंड पॉइंट्स हैं। ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास एक ए पॉइंट है और ये आपके पास एक बी पॉइंट है। अगर उस लाइन के पार्ट के अंदर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। यानी कि हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी, वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसमें से क्या लगा देंगे, ये ए बी एक लाइन है, लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स हैं। यानी कि इस लाइन के दो एंड पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट है, यहाँ से ये एंड है, ये भी इसका एंड पॉइंट। अगर ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है तो इसका एंड पॉइंट ये है, यहाँ से ड्रॉ होती है तो एंड पॉइंट ये है। यानी कि अ पार्ट ऑफ लाइन इन विच देयर आर टू एंड पॉइंट्स आर नॉन एज लाइन सेगमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ में आया लाइन सेगमेंट क्या होती है। ठीक है, सेकेंड, रे क्या होती है, व्हाट इज रे। रे क्या होती है, रे वर्ड जब आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे आप ये रे वर्ड का यूज़ ज़रूर देखोगे, तो इसे ध्यान से समझना। तो रे क्या होती है, अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है। मान लो ये स्टार्ट तो हो गई है ए से, लेकिन हमें नहीं पता ये इसका एंड क्या है, बी पॉइंट क्या होगा, कितनी बनानी है, ये हमें नहीं पता होगा। तो एक हमें जिसमें एक लाइन में सिर्फ हमें अगर उस लाइन के पार्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट पता हो, एक ही एंड पॉइंट पता हो, उसको हम क्या कहते हैं, रे। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक पॉइंट दिखा दिया है, या फिर ऐसे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको ये इसका डिनोशन वाला सिंबल नहीं है, आप इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। अगर आपके पास चाहे वो लाइन सेगमेंट है चाहे वो रे है, वो दोनों ही आप ए बी से ही डिनोट करोगे। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट और ए बी इज़ रे। चाहे ए बी एक लाइन सेगमेंट है या ए बी एक रे है, लेकिन आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है। ए बी क्या है, एक लाइन का ऐसा पार्ट जिसके पास दो एंड पॉइंट होंगे, और रे क्या है, जिसके पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होगा लाइन के पार्ट में, उसको हम बोलते हैं रे एंड दैट इज लाइन सेगमेंट। तो क्लियर हुई डेफिनेशंस आपको यहाँ से। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, एंड रे पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। तो समझ में आया आपको यहाँ से। अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगी, बट अभी आपको मैं ये सिर्फ समझा रही हूँ। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स,
कोलिनियर पॉइंट से आप समझ में ही रहे होंगे, कोलिनियर यानी कि एक लाइन पर 1 2 3 4 पॉइंट्स आ गए हैं। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके पास कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। ये ए भी जो है आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ भी मान लो इसको। अगर एक लाइन में ये पॉइंट्स है वो एक लाइन में ही आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, और वो पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट आपके सेम लाइन में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बच्चों? आपके पास कोलिनियर से तो समझ रहे हैं कि या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर की आप डेफिनेशंस यहाँ से बता सकते हो ना, कि अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे मैम, है ना? तो हाँ, तो सही बच्चों, यही डेफिनेशन है। मान लो एक पॉइंट आपका ये है, एक ये है, एक ये है, चलो हम इसमें 4 ले लेते हैं। लाइन आपकी ये जा रही है, लेकिन ना ये पॉइंट लाइन पे है, ना ये है, ना ये है। डैट मीन्स ये पॉइंट तो लाइन पे लाई ही नहीं कर रहे। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पर लाई नहीं करते, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो समझ में आया? अभी हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी है, कौन कौन सी? लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया यहाँ से? चलो मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप खुद ही लिख लेते डेफिनेशन इसकी, बाय डेफिनेशन भी देख लो, मैंने आपको बताया है, वही आपको डेफिनेशन में लिखा है। लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके पास 4 डेफिनेशन हैं, यही मैंने आपको बताया है अभी डेफिनेशन में। इसकी डेफिनेशन है बाय, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, फिर हम आगे लेके चलते हैं अपने चैप्टर को। हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ 4 बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं। आगे देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? इंटरसेक्ट मतलब कट करना, इंटरसेक्ट मतलब कट करना। ठीक है, एक दूसरे को कट करना, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करना। तो 2 लाइंस अगर आपको इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये इस लाइन को कट कर रही है, इस लाइन को कट कर रही है, और एक पॉइंट पे कट कर रही है। मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ओ है। तो ये आपके पास क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और ओ क्या है? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं आपके पास, जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो समझ में आई? जो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपके पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होंगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, है ना? तो वो लाइंस कैसी होंगी? वो लाइंस ऐसी होंगी। ऐसे ही तो क्या कर रही है? कट नहीं कर रही है। मान लो ए बी है और ये आपके पास क्या है? सी डी है ना? क्योंकि ये आप आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही। तो इन लाइंस को आपको पता है और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं इन लाइंस को? और पैरेलल लाइंस। ये कैसी हैं आपस में? पैरेलल्स हैं। ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस। तो समझ में आया? इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। तो ये भी तो अभी हमने लाइंस के बारे में पढ़ा। चैप्टर का नाम था लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस को तो हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए
हाँ जी बच्चों, एंगल देखते हैं क्या होता है एंगल। when two rays बोल सकते हो, when two rays originate from the same point, जब दो रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं या सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, चलो देखते हैं बना के। रेज क्या होती हैं? जिनका एक पॉइंट एंड पता है, हमें दूसरा तो पता ही नहीं है। तो मान लो ये एक पॉइंट है आपका ए, इससे एक रे तो ये ओरिजिनेट हो गई है और एक रे ये ओरिजिनेट हो गई है ना। ये एक पॉइंट से ही क्या हो रही हैं? ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये क्या बना है? इसने क्या बना दिया है? एंगल बना दिया है। मान लो ये एक्स है तो ये आपके पास इसने कोई भी एंगल बना दिया है। जब दो रे, एक रे एक ये है, एक रे ये है, एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, मतलब बन रही हैं। एक ही एंड पॉइंट है, आपको पता है, और जो रेज होती है उनका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। तो हमने एंगल की बात की तो दो रेज आपके पास बन रही हैं सिर्फ एक ही एंड पॉइंट से। तो मान लो ये आपका क्या बनाया है? इन्होंने एंगल बनाया है। समझ में आया एंगल यहाँ से? अब आर्म ऑफ एंगल क्या होता है? व्हाट इज आर्म ऑफ एंगल? सुना है? एंगल की आर्म क्या है? आर्म्स बोल सकते हैं या एंगल्स बोलते हैं। तो क्या है? जो रेस, द रेस मेकिंग एन एंगल, जो दो रेज ये क्या बना रही हैं? एंगल बना रही हैं। ये एंगल बना रही है। ये क्या बन गई है? आर्म, बाजू बन गई ना, जैसे हमारी बाजू बन जाती है एक। मान लो अगर हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, एक रे तो ऐसे जा रही है, देखो ये एक रे ऐसे जा रही है, एक बाजू ऐसे है, तो ये हमारी क्या है? आर्म है। सिमिलरली और ये क्या बन रहा है? आर्म ऑफ द एंगल। ये क्या बना है? आर्म ऑफ द एंगल इज कॉल्ड आर्म ऑफ एंगल। तो समझ में आया है? जब दो रेज सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो आपके पास एक एंगल बनता है। और आर्म ऑफ एंगल क्या होता है? जब जो रेज ये एंगल बना रही है उसको आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं हम। अब वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या होता है? व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ एंगल? एनी गेस? वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या होता है? ये ए पॉइंट ही आपके पास वर्टेक्स ऑफ एंगल होता है। द एंड पॉइंट ऑफ आर्म ऑफ एंगल। ये एंड पॉइंट है ना आर्म का, एंगल का, ये वाला पॉइंट जो है, ये क्या है आपके पास? वर्टेक्स है आपके एंगल का। तो समझ में आया एंगल क्या होता है? जब दो रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी तो वह एंगल बनाएंगी, और जो एंगल वो बनाएंगी उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? आर्म ऑफ एंगल बोलेंगे, है ना। और जिस एंगल से, जिस एंड पॉइंट से वो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो समझ में आया यहाँ से? तो नोट डाउन कर लीजिए इसे यहाँ से। जी बच्चों, अब आपने छोटी क्लासेस में तो ना तीन ही एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, है ना। इन तीनों के बारे में पढ़ा था। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, अब आपको और एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए ना। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। टाइप ऑफ एंगल्स देखते हैं। पहले देखते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल। कौन से होते हैं एक्यूट एंगल? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना, और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, विच आर लेसर देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ग्रेटर देन 90 बट लेसर देन 180। राइट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री इक्वल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके जो आप ये हैं एक्स्ट्रा एंगल जो ऐड हैं किए हैं। कौन कौन से? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो 180 से तो बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 से छोटे होते हैं और 180 डिग्री से बड़े होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम
90 डिग्री के इक्वल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री 90, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके पास, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम, दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो वो सप्लीमेंट्री है, 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो याद रखोगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फ़र्क, ठीक है। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री के बनते हैं, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, वो स्ट्रेट एंगल होते हैं। तो समझ में आया, ठीक है। कौन कौन से एक्स्ट्रा बड़े? रिफ्लेक्स कौन से होते हैं? 180 से बड़े, 360 से छोटे। और कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। आप इन्हें अपनी बुक से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में भी है ये, यहाँ से आप अपनी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया है ऐसे होते हैं। अब आपने क्या करना है, इनका फिगर जो है बनाकर देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप इनकी, जैसे मान लो 90 से बड़ा कौन सा बनाओगे, और सॉरी 90 से छोटा 60 बना लिया, 90 से बड़ा 110 बना लिया, 90 के इक्वल आपके पास राइट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा बना लिया, 190 का बना लिया, है ना। तो ऐसे आपने क्या करना है, एंगल ड्रॉ करके देखने हैं, ठीक है। आपको उससे एग्जाम्पल भी मिल जाएगा और आपको कंफर्म भी हो जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो समझ में आया यहाँ से, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। और देखते हैं एंगल्स के बारे में। हाँ जी बच्चों, अभी तक तो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है जो पढ़ा है, लेकिन अब जो एंगल आपको मैं बताने जा रही हूँ, एडजेसेंट एंगल, ये आपका इम्पॉर्टेंट एंगल है। ये आपको मोस्टली क्वेश्चन में दिखेगा कि आपको ये एडजेसेंट एंगल्स गिवन हैं। तो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, देखते हैं। मान लो ये आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स है, ये आपके पास हमने यहाँ से एक दो, ये एक आर्म बनाई है, एक आर्म बनाई है, मतलब रे बनाई है। ये बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एंगल बन रहा है। इसके बीच में हमने क्या बना दिया है, एक कॉमन रे बना दी है। मान लो इसको मैं बोलती हूँ बी डी, ये बी सी है, ये ए है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स आपके पास क्या है, बी है, कॉमन रे है, एक कौन कौन सी है, बी डी है, और नॉन कॉमन रे है। नॉन कॉमन रेज हैं कौन कौन सी, ए बी है और बी सी है। ये दो आपके पास नॉन कॉमन रेज आ गई हैं। तो ये एंगल जो बन रहा है, ये वाला और ये वाला है एंगल आपके पास, एंगल एक्स जो है, एंगल वाई है, ये आपके पास कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये आपके पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके पास, अगर ये आपके पास दो एडजेसेंट एंगल गिवन है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास ये जो फिगर है इसमें आपको दो एडजेसेंट एंगल जो है गिवन है, ठीक है। अगर एक्स और वाई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एंगल की क्या है, एडजेसेंट एंगल की कंडीशन है कि एक कॉमन वर्टेक्स चाहिए, ये कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन रे चाहिए, ये कॉमन रे है, ये दो नॉन कॉमन रे है, और ये एंगल एक्स बन रहा है, ये एंगल वाई बन रहा है। लेकिन ये क्या बना रहा है, कॉमन और नॉन कॉमन, ये कॉमन रे, ये नॉन कॉमन, ये एंगल, ये कॉमन, ये नॉन कॉमन। तो उन्होंने कहा है इनका सम जो किसके इक्वल होगा, जो ये नॉन कॉमन रे एंगल बनाएंगे, मतलब ये पूरा एंगल मान लें तो जेड, तो एंगल किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। तो इसकी कंडीशन ये दे दी है, अगर दो आपके पास एडजेसेंट एंगल गिवन है तो वो दो एंगल तो एक कॉमन के बीच में और एक नॉन कॉमन रे के बीच में बने हैं ना एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन जो उनका सम आएगा ना, वो जो दो नॉन कॉमन रेज बनाएंगे ना एंगल, मान लो इस रे ने और इस रे ने बनाया है, वो सम उसके इक्वल आएगा। तो समझ में आया एडजेसेंट एंगल के बारे में, ठीक है। when two angles are adjacent then their sum is always equal to the angle formed by the non common arms। तो समझ में आया, यहाँ से समझ में आ ही गया होगा कि जो दो नॉन कॉमन आर्म्स ने एंगल बनाया है वो इक्वल होगा इन दो एडजेसेंट एंगल के सम के। तो समझ में आया एडजेसेंट एंगल। अब एक बार अपनी बुक से देख लेना एनसीईआरटी के, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा एडजेसेंट एंगल ऐसे बनता है और इसका सम नॉन कॉमन रे वाले एंगल जो बनाएगा उसके इक्वल होता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स आपके पास क्या होते हैं, इफ टू नॉन कॉमन रेज, इफ टू नॉन कॉमन रेज form a line
अगर दो नॉन कॉमन रेज, यहाँ पे कौन कौन सी है नॉन कॉमन रेज, एक तो AO है और एक OB है, यानी कि ये रे और ये रे क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है ना। तो ये आपके पास कौन से एंगल है, ये देन एंगल X एंड एंगल Y आर लीनियर पेयर्स। तो ये आपके पास क्या बने हैं, लीनियर पेयर, ये X है और ये Y है और ये दो कॉमन क्या है आपके पास, रेज है। तो समझ में आया लीनियर पेयर, तो समझ में आया सबको लीनियर पेयर, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसे, यहाँ से सिंपल से है लीनियर पेयर्स। तो हाँ जी, नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये A है, ये B है, AB लाइन, CD लाइन, ये O पॉइंट पे क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल जो बनाएंगी, ये मान लो एंगल X, एंगल Y, एंगल A और एंगल B, ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल X एंगल Y के अपोजिट, एंगल A एंगल B के अपोजिट है। तो ये आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो रेज आपस में एक दूसरे को दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, देन जो एंगल्स उनके बीच में बन रहे हैं, X एंगल Y के अपोजिट है, A एंगल B के अपोजिट है। तो समझ में आया यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आपको, है ना। चलिए हाँ जी बच्चों, अब हमने जो है एंगल्स के बारे में तो पढ़ लिया है ना, ये एंगल्स होते हैं, ये लीनियर पेयर्स है, ये एडजेसेंट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमने एंगल्स के बारे में तो पढ़ लिया। एंगल्स के बारे में पढ़ने से क्या हमारा काम चलेगा, क्वेश्चंस निकलेंगे ऐसे, नहीं निकलेंगे ना। तो क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे, जब तक कि हमें उनके बीच का रिलेशन नहीं पता होगा। तो हमें रिलेशन का भी पता करना पड़ेगा कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, तभी उस रिलेशन को हम यूज़ करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही रिलेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी NCERT की बुक्स की एग्जाम्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम 6.1 से। तो क्या कहती है 6.1 एग्जाम, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। मान लो ये आपके पास एक लाइन है और एक रे क्या बन रही है, इसके ऊपर रे बन गई है। मान लो ये आपके पास एक रे है, ये O से स्टार्ट हो रही है, आपके पास एक लाइन है ना। तो एंगल जो दो एंगल्स बने हैं, जो दो एंगल्स आपके पास बने हैं, मान लो ये X एंगल है, ये Y एंगल है, ये क्या है, कॉमन रे है, ये आपके पास नॉन कॉमन रे है ना। एडजेसेंट एंगल्स में वैसे आपको पता है ये एंगल X, उन्होंने कहा है कि एंगल X प्लस एंगल Y 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। वे तो वैसे भी होगा, क्योंकि आपको पता है एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, ये आपके पास कॉमन रे है, कॉमन रे कौन सी है यहाँ पे पास, कॉमन रे कौन सी है आपके पास, OD है, ठीक है। नॉन कॉमन रे कौन सी है, OA है और OB है। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, O है। ये तीनों कंडीशन है ना। तो क्या होता है, ये वाला जो एंगल है ये आपके पास नॉन कॉमन रे है, ये कॉमन रे है, इसके साथ एंगल बना है X, ये आपके पास कॉमन रे नॉन कॉमन Y बना, तो इनका सम इस पूरे एंगल के इक्वल होता है। ये पूरा एंगल आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल ही है। तो यहाँ से ये कंडीशन तो आप सेटिस्फाई कर ही सकते हो, हाँ कि हाँ ये सही बोल रहे हो कि ये जो एंगल है ये दो नॉन कॉमन एंगल बना रहे होंगे ना, नॉन कॉमन रेज बना रही है, इनका सम उसके इक्वल होता है। ये तो हमने पढ़ा है अभी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, मैंने आपको बताया, ये तो करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एग्री करते हैं कि दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है एडजेसेंट एंगल का, देन दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। तो हम उन्हें लीनियर पेयर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं लीनियर पेयर, अभी हमने लीनियर पेयर की भी डेफिनेशन पढ़ी है ना। क्या होते हैं लीनियर पेयर, जब दो नॉन कॉमन रेज एक स्ट्रेट लाइन बना रही हो तो वो लीनियर पेयर होते हैं। तो हाँ सही बात है, ये दो कॉमन रे हैं नॉन कॉमन AO और OB, ये क्या बना रही है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है AB, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन बना रही है ना। तो इनका सम भी क्या आ रहा है 180 डिग्री, तो हाँ हम उन्हें लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो समझ में आई एग्जाम। तो मेन रिजल्ट क्या है यहाँ से कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपको मेन रिजल्ट ये यूज़ करना है कि टू एंगल्स
जो कि एडजेसेंट है उनका सम आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। क्योंकि लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जो दो नॉन कॉमन रेज बनाती है और आपको पता है स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री का होता है, तो उसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ से एग्जाम, ये रिजल्ट यूज़ करना है, इतनी बड़ी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ नहीं देना, सिर्फ आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया है आपको यहाँ से। चलिए अगली एग्जाम देखते हैं। हाँ जी बच्चों, ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, क्या एग्जाम है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है वो आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए देखते हैं, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस या फिगर जो हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग दिए। मान लो दो लाइंस हैं ए बी और ये सी डी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। तो इनको इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल बन रहा है, मान लो एक्स वाई, और ये बना दिया हमने ए और बी, ये एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो लिख लेते हैं, प्रूफ भी लिख लो इसका, बिकॉज प्रूफ करना आपको आ जाता है तो आप इजी से प्रूफ कर पाओगे, तो नोट करते रहो। तो पहले लिख लेते हैं हम यहाँ से जो हमने कंसीडर किया है। लेट अस कंसीडर टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O and making angles, angle x, angle y vertical as VOP means vertically opposite angle, and angle A and angle B as vertically opposite angle। ये हमने जो है चले हैं हम लेके। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नीड टू प्रूव, हमें जो हमारी नीड क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल प्रूफ करना है और एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है हमें से, है ना। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ से फिगर में देखो आप, जो ए ओ ए है, ये ओ ए है, ये लाइन सी डी के ऊपर रे है ना। देखो ओ ए इज रे ऑन लाइन सी डी, और अभी तक हम पढ़ते हैं, इसको भूल जाओ यहाँ से, ये सी डी ओ ए जो इसके ऊपर रे बन रही है, तो एंगल ये वाला एंगल क्या बनेंगे आपस में, एडजेसेंट एंगल बनेंगे, है ना। अगर हम इसको रे कंसीडर करके चल रहे हैं, ये रे बन रही है यहाँ से, तो ये दो एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट है। और हमें पता है एंगल एक्स प्लस एंगल ए किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा है ना कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसे हम यहाँ से इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो समझ में आया यहाँ से, देखो क्लियर हुआ। और इसको हम लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, या लीनियर पेयर लिख दो, सॉरी लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ से आप एडजेसेंट एंगल की जगह अगर लीनियर पेयर लिखोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना यहाँ से आपके पास एक, है ना। तो लीनियर पेयर लिखोगे ऐसे। हाँ जी, सिमिलरली अगर आप बात करते हो ओ डी रे की, ओ डी इज रे ऑन लाइन ए बी, ये देखो यहाँ से देखो, तो यहाँ से लीनियर पेयर कौन से बनेंगे, एंगल ए प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर बन रहे हैं आपके पास। तो इक्वेशन 2, नाउ अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में 180 डिग्री के इक्वल हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं, अगर x प्लस ए भी 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल a प्लस वाई भी आपके पास 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये आपके पास आपस में भी इक्वल होंगे। मान लो अगर a b के इक्वल है, b आपके पास a के इक्वल है, तो आपस में a b भी इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से एंगल x प्लस एंगल a इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल y, है ना। तो ये a से a तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल x जो है एंगल y के इक्वल है। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो ना, एंगल a एंगल b के इक्वल होएगा। इसको कंसीडर कर लेना, यहाँ से इसको कंसीडर कर लेना, तो आपके पास प्रूफ आ गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में
इक्वल होते हैं। तो समझ में आया क्या कर रहा है हमने? सिंपल देख लेते हैं। अगर हमें दो लाइंस ऐसी दी हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दो लाइन हमने कंसीडर कर लिया ए बी और सी डी, वो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, उसके एंगल्स बना लिए वर्टिकली। हमें क्या प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने पहले क्या कंसीडर की, ये वाली रे ओ ए रे कंसीडर कर ली। देखिए हमने कि जो ओ ए रे है ये सी डी लाइन के ऊपर बनी हुई है, और अब हमें पता है कि ये क्या है, नॉन कॉमन रे है, और ये आपके पास क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का सम 180 डिग्री को इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम इसी रे को कंसीडर करते हैं ओडी वाले को, तो ए प्लस वाई का भी लीनियर पेयर होगा, है ना। यहाँ से दोनों को हमने क्या करा है, इक्वल रखा है, तो हमारे पास क्या आया, एंगल एक्स वाई के इक्वल है। सिमिलरली हम एंगल ए को एंगल बी के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं। तो समझ में आया? यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में आ जाती है, टेस्ट में आ जाती है, तो आपको उसका प्रूफ आना चाहिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो? सब कुछ समझ में आया? ठीक है, आया ही होगा। अभी तक सिर्फ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी है और कुछ फालतू नहीं पढ़ा, एग्जाम पढ़ी है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी को लेके चलूँगी पहले मैं, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले, लेकिन हम आपकी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करना है। ठीक है, आप सब वीडियोज़ तो देख लेते हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही कोई बच्चा कमेंट करता है। तो आज की वीडियो में मुझे कमेंट्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्लियर हुआ है, सब चीज़ें समझ में आई हैं, तो कमेंट करने हैं। अगर आप देख रहे हो तो अपनी प्रेजेंस भी बताओ ना कि हमने देखी है। ठीक है, तो मुझे सब बच्चों पे क्या चाहिए, कमेंट्स चाहिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की जो है टाइमली मिल सके। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, तो फटाफट जाइए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी कि एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।